हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश गौतम। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जो पुंकेसर होता है उसकी संरचना कैसी होती है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि जो परागकोश होता है उसकी संरचना कैसी होती है। सबसे पहले हम लोग पुंकेसर की संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इधर पुंकेसर। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पुंकेसर का एक डायग्राम बना देता हूं। आप लोगों को दिख रहा होगा बच्चों। यहां पर जो ये संरचना आपको दिख रही है, यह किसकी है बच्चों? पुंकेसर की है। पुंकेसर याद रहेगा। पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग है। क्या यह है? पुष्प का नर जनन भाग। याद रहेगा बच्चों, पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग होता है। ध्यान रखना कि जो पुंकेसर होता है इसमें जो ये ऊपर वाली जो संरचना है इसे परागकोश कहते हैं। ठीक है, जो नीचे वाली जो संरचना है इसे पुतंतु कहते से। क्या कहते हैं? पुतंतु कहते हैं। परागकोश और पुतंतु दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? पुंकेसर। क्या बनाएंगे? दोनों मिलकर पुंकेसर का निर्माण करते हैं। ध्यान रखना कि जो पुतंतु है इसमें देखिए नीचे की तरफ, ये देखिए जरा इसको, जो नीचे वाली जो संरचना है इसे थैलेमस कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? थैलेमस। ठीक है, जो पुतंतु है इस पुतंतु का जो ये सिरा है इसे समीपस्थ सिरा कहते हैं। समीपस्थ सिरा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे बच्चों? इसे दूरस्थ सिरा कहते हैं। दूरस्थ सिरा कहते हैं। क्या बताया मैंने कि जो पुतंतु है, पुतंतु का जो समीपस्थ सिरा होता है यह थैलेमस से जुड़ा होता है। साथ ही साथ जो पुतंतु है इसका जो दूरस्थ सिरा होता है यह परागकोश से जुड़ा होता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि जो पुंकेसर होता है उसकी संरचना कैसे होती है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कि जो परागकोश होता है इस परागकोश की संरचना कैसी होती है। ठीक है, यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हो गया होगा बच्चों स्क्रीनशॉट आपका। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अब बच्चों हम बात करेंगे, परागकोश की बात करेंगे जो कि पुंकेसर का एक भाग होता है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं परागकोश मतलब एंथर की संरचना। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? अब हम लोग परागकोश के बारे में बात करेंगे कि जो परागकोश होता है उसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, देखिए इधर आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर जो संरचना मैं बना रहा हूं यह परागकोश की संरचना है। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि जो परागकोश है इसमें दो पालियां हैं, एक पाली ये हो गई, एक पाली ये हो गई। तो बात करें कि जो परागकोश है, परागकोश कैसी संरचना होती है बच्चों? परागकोश आपकी द्विपालित। परागकोश कैसी संरचना होती है? परागकोश द्विपालित संरचना होती है, मतलब कि परागकोश में दो पालियां देखने को मिलती है। ध्यान रखना कि जो ये दोनों पालियां होती है एक दूसरे से अलग अलग नहीं होती है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है कुछ इस तरीके से। दोनों की दोनों पालियां एक दूसरे से संयोजी उत्तक के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? दोनों की दोनों पालियां एक दूसरे से संयोजी उत्तक के द्वारा जुड़ी हुई होती है। ठीक है,
जो परागकोश होता है, परागकोश में सबसे बाहर एक परत होती है। जो परागकोश होता है, इस परागकोश में सबसे बाहर एक परत होती है, इसे कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, जिसे हम लोग बाह्य त्वचा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बाह्य त्वचा कहते हैं। ठीक है, इसी एपिडर्मिस के नीचे एक और लेयर होती है, एक परत और होगी इसके नीचे, ये रही। ये रही। इसी एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एक और परत होती है, इस परत को कहेंगे बच्चों एंडोथीशियम। एंडोथीशियम याद रहेगा। इसके नीचे कौन सी परत होगी बच्चों? एंडोथीशियम परत होती है। सबसे बाहर कौन सी परत हो गई? एपिडर्मिस हो गई। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कौन सी परत आएगी? एंडोथीशियम होगी। ध्यान रखना कि जो परागकोश, जो कि आपकी द्विपालिक संरचना होती है, प्रत्येक पाली में ऐसी दो गोलाकार संरचनाएं होती है। एक पाली में दो गोलाकार संरचनाएं होती है, ठीक ऐसे ही इस पाली के अंदर भी दो गोलाकार संरचनाएं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इन गोलाकार संरचनाओं को क्या कहेंगे बच्चों? इसे कहते हैं लघु बीजाणुधानी। क्या कहेंगे इसे? लघु बीजाणुधानी कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक पाली में दो लघु बीजाणुधानी होती है, दो पाली में चार लघु बीजाणुधानी होती है। तो इस तरीके से एक द्विपालित परागकोश में कुल चार लघु बीजाणुधानियां देखने को मिलती है। ठीक है, बात करें हम लोग, ये आपकी लघु बीजाणुधानी है। लघु बीजाणुधानी आगे चलकर परिवर्धित होती है और यह पराग पुटी का निर्माण करती है। क्या बनाएगी? यह पराग पुटी का निर्माण करती है, पॉलन सैक का निर्माण करती है। ठीक है, लघु बीजाणुधानी होती है, इसके अंदर एक उत्तक भरा हुआ है। क्या बच्चों? लघु बीजाणुधानी के अंदर एक उत्तक भरा हुआ है। ध्यान रखना, मैं इसी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर सभी लघु बीजाणुधानियों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इस लघु बीजाणुधानी में एक उत्तक भरा हुआ है, इस उत्तक को कहेंगे बच्चों बीजाणु जन्य उत्तक। क्या कहेंगे इसे? बीजाणुजन उत्तक कहते हैं। आपको पता है यह एक उत्तक है, और उत्तक किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि जो बीजाणुजन उत्तक है, जो कि लघु बीजाणुधानी के अंदर पाया जाता है, यह बीजाणुजन उत्तक कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? तो ध्यान रखना बच्चों कि जो बीजाणुजन उत्तक होता है, यह लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पराग मात्र कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, और ये कोशिकाएं कैसी होगी आपकी? 2-1 होगी। मैंने क्या बताया कि जो बीजाणुजन जो उत्तक होता है, यह लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसे हम लोग पराग मात्र कोशिका कहते हैं, से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है बच्चों, इसमें आगे चल के क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसकी वजह से क्या बनेंगे? लघु बीजाणु बनते हैं। क्या बनेंगे? लघु बीजाणु बनते हैं, और यही लघु बीजाणु आगे चलकर परागकण का निर्माण करते हैं। क्या बनाएंगे? ये परागकण का निर्माण करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि जो लघु बीजाणुधानी होती है, आगे चलकर परागपुटी बनाती है। साथ में लघु बीजाणुधानी के अंदर बीजाणुजन उत्तक पाया जाता है। बीजाणुजन उत्तक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसे हम लोग पराग मात्र कोशिका कहते हैं, से मिलकर बना होता है। पराग मात्र कोशिका में आगे चलकर अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे लघु बीजाणु बनते हैं। यही लघु बीजाणु आगे चलकर परागकण का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब ये निकल के आता है बच्चों कि जो परागपुटी होती है, क्या जो परागपुटी होती है, इसी परागपुटी के अंदर क्या भरे होते हैं? परागकण भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? परागकण भरे होते हैं। ध्यान रखना, मैंने इस पर्टिकुलर इसी लघु बीजाणुधानी की बात नहीं की है, मैंने यहां पर सभी की बात की है। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि आपकी जो लघु बीजाणुधानी होती है,
इसके बाहर एक परत होती है ऐसे, सभी के बाहर आपको एक परत बनानी पड़ेगी, दिख रही होगी आपको। लघु बीजाणु ध्वनि के बाहर बच्चों क्या पाई जाती है, एक परत होती है, दिख रही होगी आपको। यहां पर देखिए, यहां बना देता हूं मैं ना, ये एक परत है। और ध्यान रखना सिंपली क्या होता है बच्चों, सामान्यतः क्या होता है कि एक कोशिका में कितने केंद्रक होते हैं, एक कोशिका में एक केंद्रक होता है, लेकिन इन कोशिकाओं की बात करें तो यहां पर एक कोशिका में दो केंद्रक देखने को मिलता है। ठीक है, इस परत को कहेंगे टेपिटम। क्या कहेंगे इसे, टेपिटम कहते हैं। और ध्यान रखना कि जो टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है बच्चों, द्विकेंद्रकीय होती है। कैसी होती है, द्विकेंद्रकीय होती है। इतना क्लियर हो गया। जो इसके अंदर क्या भरा हुआ बच्चों, बीजाणुजन उत्तक, बताया था ना मैंने आपको अभी कि इसमें बीजाणुजन उत्तक भरा हुआ है। ध्यान रखना कि जो टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है, यह टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है या फिर जो टेपिटम जो परत होती है, यह बीजाणुजन जो उत्तक होता है, जो बीजाणुजन जो उत्तक होता है इसको पोषण प्रदान करती है, ताकि वो बीजाणुजन उत्तक आगे चलकर लघु बीजाणु का निर्माण कर सके और वो लघु बीजाणु आगे चलकर परागकणों का निर्माण कर सके। ठीक है, यहां पर देखिए सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथीशियम, इसके नीचे टेपिटम, इसके नीचे लघु बीजाणु ध्वनि, इसके अंदर बीजाणुजन उत्तक। तो यहां पर देखो इधर एंडोथीशियम और टेपिटम, इसके बीच में एक परत और दिख रही होगी, एंडोथीशियम और टेपिटम, इसके बीच में एक परत और दिख रही होगी। इस परत को कहेंगे बच्चों मध्य परत। क्या कहेंगे इसे, मध्य परत कहते हैं। और ध्यान रखना एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मध्य परत, ये तीनों की तीनों परतें परागकोश को सुरक्षा प्रदान करती है, साथ ही साथ परागकोश के स्फुटन में भी मदद करती है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से पूछूं कि जो लघु बीजाणु ध्वनि होती है उसके बाहर कुल कितनी परतें होती है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि जो लघु बीजाणु ध्वनि होती है उसके बाहर कुल कितनी परतें होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि कुल 4 परतें होती है। ठीक है, यदि मैं भीतर से बाहर की तरफ बताऊं, कहां से, भीतर से बाहर की तरफ बताऊं, तो परतों के नाम कौन कौन सा रहेगा, ये तो क्या हो गया बच्चों, लघु बीजाणु ध्वनि हो गई। लघु बीजाणु ध्वनि के बाद कौन सी परत आएगी, टेपिटम, टेपिटम के बाहर मध्य परत, मध्य परत के बाहर एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के बाहर एपिडर्मिस। ये तो हो गया भीतर से बाहर की ओर। यदि मैं बात करूं कि बाहर से भीतर की तरफ कौन कौन सी परतें होगी, तो क्या बताओगे, सबसे बाहर एपिडर्मिस होगा, उसके नीचे एंडोथीशियम होगा, उसके नीचे मध्य परत होगी, उसके नीचे टेपिटम होगा, टेपिटम के नीचे क्या होगा बच्चों, लघु बीजाणु ध्वनि होगी। क्या होगी, लघु बीजाणु ध्वनि होगी। ये क्या आपकी, ये लघु बीजाणु ध्वनि है, ध्यान रखना, लघु बीजाणु ध्वनि होगी। और लघु बीजाणु ध्वनि के अंदर क्या भरा हुआ है, बीजाणुजन उत्तक भरा हुआ है। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा कि जो परागकोश है उसकी संरचना कैसे होती है। ठीक है, अब हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे, एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत बच्चों।